वेलकम टू द एपिसोड 3 और चैप्टर 3। तो इससे पहले हमने दो चैप्टर हमने डिस्कस किए। तो अगर आप सेफ्टी का इंटरव्यू सक्सेसफुली क्रैक करना चाहते हैं फॉर बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र और एनी सेफ्टी रोल, तो आप ये सारी सीरीज़ दिमाग के साथ देखें। और ये जो नोट्स हैं, आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट करें, आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ईमेल एड्रेस भेजें तो ईमेल कर दूंगा आपको। और ये नोट्स आपके पास खुल सामने हों, नोट्स आपने खोलें और साथ वीडियो चलाएं, फिर आप इनको देखें तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ भी आएंगी। साथ आप चीज़ें ऊपर अपने नोट्स लिखें, खुद बनाएं, लिखें अगर आप काल नहीं नोट्स का, और फिर साथ वीडियो देखें तो आपकी अच्छी बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। तो मैं आपको फिर गारंटी भी से कहता हूँ कि आप बड़े से बड़ी कंपनी का इंटरव्यू है, अरामको है, बिन लादन है, कोई भी कंपनी है, आप उसका इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। आमतौर पे इसको हीरा भी कहते हैं। और एक चीज़ है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये भी हम देखेंगे इसी चैप्टर में। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर टीचेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनी HSC इंटरव्यू. Almost every construction company asks questions about hazard identification, risk assessment, and job safety analysis. So this is the most important chapter you can say. What is hazard identification? Hazard identification क्या है? यानी आप hazard को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे उनकी पहचान करते हो? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए कि hazard identification is the process of recognizing anything in the workplace that has the potential to cause injury, illness, property damage, environmental harm. सेम वही चीज़ है कि आपने वर्क प्लेस पे उन तमाम हैजर्ड्स की निशानदेही करनी है। उस निशानदेही करने का ये एक अमल है कि जो ह्यूमन को यानी इंजर कर सकते हैं, इल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं या इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसके एग्जांपल बिफोर एक्सकवेशन वर्क, हैजर्ड्स सच एज अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, अनस्टेबल सॉइल, हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट एंड फॉलिंग इनटू द ट्रेंच आर आइडेंटिफाइड। तो एक्सकवेशन शुरू होने से पहले जिन हैजर्ड्स की निशानदेही की जाती है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई पाइप लाइन, कोई बिजली की लाइन, वाटर पाइप लाइन, गैस की पाइप लाइन हो सकती है, या सॉइल अनस्टेबल है, मशीनरी कोलैप्स कर सकती है, उलट सकती है, हैवी इक्विपमेंट मूवमेंट हो सकती है, उसके आसपास से ट्रेंच के करीब से कोई बड़ी गाड़ी गुजरेगी, मशीन गुजरेगी, वो एक्सकवेशन या ट्रेंच फॉल इन हो सकता है, या उस एक्सकवेशन के अंदर, ट्रेंच के अंदर कोई गिर सकता है। So interview tip, mention that hazard identification should be done before starting work. तो before starting work hazard identification is necessary. फ़ायदा भी उसका तब होगा कि आप काम शुरू करने से पहले hazard को आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 2, what is risk assessment? रिस्क असेसमेंट क्या है? तो रिस्क असेसमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम हैजर्ड्स की निशानदेही करते हैं और लेवल ऑफ रिस्क हम एवेलुएट करते हैं कि अब देखें हैजर्ड क्या था, एक बड़ी चीज़ थी, सोर्स था, ख़तरात का, डेंजर का सोर्स था। हमने पहले पिछले चैप्टर के अंदर देखा, सीखा इसको। अब रिस्क क्या है कि उस कौन कौन से डेंजर्स हैं। तो अब हमने उन हैजर्ड्स की निशानदेही की और जो रिस्क का लेवल है हमने देखना है कि रिस्क किस लेवल का है, लो है, मीडियम है, हाई है। उसका लेवल हमने एनालाइज किया, एवेलुएट किया, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और उन तमाम रिस्क को दूर करने के लिए, उनको कंट्रोल मेजर्स हमने लिए, उनको कम करने के लिए एक एक्सेप्टेबल लेवल तक। एग्जांपल, बिफोर वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग पर आप काम करने शुरू करने से पहले वहाँ से हाइट से गिरने का, स्कैफोल्डिंग से गिरने का जो रिस्क है, फॉल फ्रॉम हाइट का रिस्क, तो हम क्या करेंगे, गार्ड रेल इंस्टॉल करेंगे, स्कैफोल्डिंग की इंस्पेक्शन करेंगे कि इसमें कोई ख़राबी ना हो, स्टेबल हो, और वर्कर को फुल बॉडी हार्नेस पहनाएंगे। तो ये क्या है? दिस इज़ रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ हीरा? हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट क्या है? हीरा, आपने इसकी एब्रीविएशन बताई, फिर आपने बताया कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिस्क को एवेलुएट किया जाता है, and determine appropriate control measures before work begins. Okay, so what is job safety analysis? A job safety analysis or GSA simply, या इसको समटाइम JHA भी कहते हैं, जॉब हैजर्ड एनालिसिस, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम एक जॉब को स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं
ताकि हर स्टेप के अंदर जो हैज़र्ड्स हैं उनको हम डिफ़ाइन कर सकें, उनकी आइडेंटिफाई कर सकें, निशानदेही कर सकें और स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स हम ले सकें उन हैज़र्ड्स को से बचने के लिए, काम को सेफली करने के लिए। दैट इज़ वी कॉल JSA और JHA। एग्जांपल, इंस्टॉलिंग स्टील बीम्स। अब स्टील बीम्स इंस्टॉल करने हैं, उसमें स्टेप क्या होंगे? अनलोड करेंगे पहले उनको, अनलोडिंग के अंदर लोड गिर सकता है, ये ख़तरा हो सकता है। कंट्रोल क्या होगा कि हम सर्टिफाइड करें, सर्टिफाइड क्वालिफाइड रिगर यूज़ करेंगे, एरिया बैरिकेड करेंगे, चारों तरफ बैरियर्स लगाएंगे, बैरिकेशन लगाएंगे ताकि कोई उसके अंदर दाखिल ना हो, ज़ख्मी ना हो, चोट ना लगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था कि हमने अनलोड किया। फिर अनलोड करने के बाद फिर इंस्टॉलेशन के अंदर फिर हैज़र्ड होंगे, अगला स्टेप क्या होगा। तो ये हर काम को हम ब्रेक डाउन करेंगे। What is difference between JSA and risk assessment? अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको ज़रा टेक्निकल चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिए। रिस्क असेसमेंट फोकसेस ऑन द ओवरऑल एक्टिविटी, आइडेंटिफाइज जनरल हैज़र्ड्स। ब्रॉडर असेसमेंट, तो ये असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट एक ब्रॉडर असेसमेंट है, ओवरऑल एक्टिविटी के ऊपर फोकस होता है, उसमें हैज़र्ड्स हैं, जनरल हैज़र्ड्स वो क्या क्या है। लेकिन जो JSA होता है ये स्पेसिफिक एक जॉब से रिलेटेड होता है, एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये मोर डिटेल टास्क एनालिसिस होता है। सो इंटरव्यू टिप, मैनी कंपनीज यूज़ बोथ टुगेदर। ठीक है, रिस्क असेसमेंट भी होता है और जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी करती हैं बहुत सारी कंपनीज इकट्ठे। आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, यू कैन कमेंट, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इवन आप मुझे अपना ईमेल या व्हाट्सएप दे सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, शुरू से लेकर एंड तक आपके साथ इस सीरीज़ में मैं आपको हेल्प करूँगा। हु प्रिपेयर्स द JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस अब बनाता कौन है, ये भी एक क्वेश्चन है कि JSA इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द सुपरवाइज़र और इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। अब जो सेफ्टी इंजीनियर है, सेफ्टी सुपरवाइज़र है, वो आमतौर पर बनाते हैं। ज़्यादातर जो है ये सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है, ही इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन जनरली। एंड विद इनपुट फ्रॉम सेफ्टी ऑफिसर्स, साइट के एक्सपीरियंस वर्कर्स और सेफ्टी ऑफिसर से भी वो इनपुट लेगा टू कम्प्लीटली ब्रेक डाउन द जॉब इनटू डिफरेंट स्टेप्स। व्हेन शुड अ रिस्क असेसमेंट बी रिव्यूड, रिस्क असेसमेंट रिव्यू कब किया जाता है, रिवाइज कब किया जाता है? तो रिस्क असेसमेंट देखें, जब काम शुरू करने से पहले उसको रिव्यू किया जाएगा। अगर काम के अंदर कोई तब्दीली आ गई है, कोई नई मशीनरी आ गई, नई टेक्नोलॉजी, नया तरीक़ाकार, कुछ चेंजेस आ गई, तो उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद, कोई नियर मिस होता है उसके बाद, या कोई आप देखें कि कंपनी के प्रोसीजर के अंदर कोई तब्दीलियाँ आ गई, तो उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं, दोबारा बनाते हैं, अपडेट करते हैं। व्हाट इज़ अ कंट्रोल मेजर? तो ये लफ्ज़ आप सेफ्टी में बहुत सुनेंगे, हैज़र्ड जहाँ पे होगा तो उसके साथ आप कंट्रोल मेजर के लफ्ज़ सुनेंगे। तो हैज़र्ड को दूर करने के लिए आप कह सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या तरीका होता है, हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। तो सो कंट्रोल मेजर इज़ एन एक्शन टेकन टू एलिमिनेट हैज़र्ड और रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, हैज़र्ड को आप एलिमिनेट भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ पे मुमकिन नहीं होती एलिमिनेशन, वहाँ पे आप जो रिस्क है उसको एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके फिर आते हैं। एग्जांपल, वर्किंग एट हाइट, ये एक वर्किंग एट हाइट एक हैज़र्ड है। अब कंट्रोल मेजर आप क्या लेंगे? इंस्टॉल गार्ड रेल कि वहाँ से कोई गिरे ना, स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करनी है इस्तेमाल से पहले, फुल बॉडी हार्नेस देना है, वर्कर को पहनाना है और वर्कर को वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग देनी है। दिस इज़ कंट्रोल मेजर फॉर वर्क एट हाइट हैज़र्ड। व्हाट इज़ रेजिडुअल रिस्क? आप देखें नाम से ही जाहिर है, रेजिडुअल के मतलब जो बचा हुआ, बाकियात, रिमेनिंग। तो रेजिडुअल रिस्क इज़ द लेवल ऑफ रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर कंट्रोल मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। कि हमने कंट्रोल मेजर्स ले लिए, उसके बाद भी जो रिस्क बच जाएगा वो होगा रेजिडुअल रिस्क। फॉर एग्जांपल, इवन आफ्टर वेयरिंग अ हार्नेस एंड इंस्टॉलिंग गार्ड रेल्स, देयर इज स्टिल सम रिमेनिंग रिस्क व्हाइल वर्किंग एट हाइट। ठीक है, तो ऐसा भी तो है ना कि आपका हार्नेस आपने पहना हुआ है, फिर भी ख़तरा मौजूद है, रिस्क मौजूद है कि गिरेंगे, हो सकता है हार्नेस एंकर किया हुआ है वो वहाँ से खुल जाए, या हार्नेस पहने हुए भी चोट लग सकती है गिरने के बाद। तो कुछ ना कुछ रेजिडुअल रिस्क मौजूद है। व्हाट इज़ अलार्म?
अलार्ट मीन्स एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, ठीक है, कि हम अक्सर सुनते हैं ये अलार्ट, व्हाट इज़ अलार्ट, तो it means reducing risk as much as response reasonably possible by balancing safety improvements with practicality and cost. तो ख़तरे को आप जितना कम कर सकते हैं, कि इतना काम कर दें कि दैट इज़ रीज़नेबली प्रैक्टिकेबल, कि वहाँ पे आप वो काम किया जा सके, जॉब डन हो सके. व्हाट आर 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट? सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स. तो पहला आइडेंटिफाई द हैज़र्ड, कि हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन, कि इस काम में क्या हैज़र्ड है. आइडेंटिफाई हु मे बी हार्म, अब आइडेंटिफाई क्या करना है कि इससे कौन ज़ख्मी हो सकता है. अगर फर्स्ट करें वर्क एट हाइट है, आपका हैज़र्ड क्या है, वर्क एट हाइट काम हो रहा है, वहाँ से गिरने का ख़तरा है, उसमें फॉल फ्रॉम हाइट का ख़तरा है, हैज़र्ड है. तो कौन ज़ख्मी हो सकता है उस वर्क एट हाइट एक्टिविटी से? जो वर्कर काम कर रहे हैं वो, या नीचे से जो गुजरने वाले लोग हैं वो. एवेलुएट द रिस्क, अब अपने रिस्क को एवेलुएट करना है, ठीक है, कि इसमें कितना ख़तरा है गिरने का, रिस्क का लेवल क्या होगा, मीडियम है, लो है, कितने चांसेस हैं. इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, और इससे बचने के लिए आप क्या कंट्रोल मेजर्स जो आपने लेने थे वो आपने इम्प्लीमेंट किए. हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड कर दिया, पीपीई प्रोवाइड कर दी, गार्ड रेल सिस्टम आपने प्रोवाइड कर दिया. रिव्यू एंड अपडेट द असेसमेंट, कि आपने फिर उसको दोबारा रिव्यू करना है, उसमें अगर कोई अपडेट की ज़रूरत है तो उसको अपडेट किया जाए. 12. What is likelihood? Likelihood is the probability that a hazard will result in accident or injury. यानी एक हैज़र्ड मौजूद है तो वो हैज़र्ड से एक्सीडेंट और इंजरी होगी, तो उसके कितने चांसेस हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं लाइकलीहुड. ओके, कि ये हैज़र्ड इंजरी करेगा, एक्सीडेंट करेगा, इसकी कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट वी कॉल लाइकलीहुड. एग्जांपल, वॉकिंग ऑन एन ऑयली फ्लोर हैज़ अ हाई लाइकलीहुड ऑफ कॉजिंग अ स्लिप. तो अगर एक बंदा ऑयल वाले फ्लोर के ऊपर चल रहा है, जिस फ्लोर के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है, तो उसके गिरने के चांसेस, या आप कह लो लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा है, हाई है, डेफिनेटली वो गिरेगा, वहाँ से बहुत कम चांसेस है कि ना गिरे. व्हाट इज़ सीवियरिटी? तो सीवियरिटी हम क्या कहते हैं, इट इज़ द सीरियसनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, जो उस हैज़र्ड के नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. जो इंसिडेंट अगर होता है, हादसा हुआ, तो उसके जो नतायज होंगे वो कितने सीरियस है, उसको हम कहते हैं, उसकी शिद्दत को, सीवियरिटी. एग्जांपल, फॉलिंग फ्रॉम अ 20 मीटर स्कैफोल्ड हैज़ वेरी हाई सीवियरिटी बिकॉज इट कुड रिजल्ट इन फैटल इंजरीज. तो अगर देखें 10 मीटर की हाइट से कोई गिरेगा तो उसके सीवियरिटी क्या होगी, मीडियम होगी. अगर वो 20 मीटर से गिरेगा तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 20 मीटर काफ़ी बड़ी हाइट हो जाएगी, 65-70 किलोमीटर हाइट, 65-70 फीट हाइट बन जाएगी. ओके, हाउ इज़ रिस्क कैलकुलेटेड? रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाइंग बाय सीवियरिटी. हाई लाइकलीहुड अगर ज़्यादा है और सीवियरिटी अगर ज़्यादा है तो इसके नतीजे में ओवरऑल रिस्क भी ज़्यादा होगा. ठीक है, रिस्क का एक हमारे पास चार्ट भी होता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं, इसमें नंबर देते हैं सीवियरिटी को, लाइकलीहुड को, और वहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लाइकलीहुड इनटू सीवियरिटी. आगे चल के इसको मज़ीद देखेंगे डिटेल में. Okay, moving to the question number 15, what is risk matrix? Risk matrix is a tool used to evaluate and classify risks based on their likelihood and severity. तो हम जितने भी रिस्क होते हैं उसको एवेलुएट करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, इलादा करते हैं, निशानदेही करते हैं उनकी, कौन सा रिस्क ज़्यादा है, कौन सा रिस्क कम है. तो ये रिस्क मैट्रिक्स के ज़रिए से हम करते हैं. हम फिर जो हाई रिस्क होता है उसको फिर ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है. रिस्क मैट्रिक्स आपको. What is a dynamic risk assessment? अब डायनेमिक रिस्क असेसमेंट क्या होता है? A dynamic risk assessment is an on the spot assessment carried out when conditions change unexpectedly during work. काम के दौरान अगर कंडीशंस चेंज हो गई, कोई मौसम की वजह से, कोई नई मशीनरी की वजह से, कोई नियर मिस इंसिडेंट की वजह से, तो आप ऑन द स्पॉट जो रिस्क असेसमेंट करते हो उसको हम कहते हैं डायनामिक रिस्क असेसमेंट. मिसाल के तौर पे स्ट्रॉन्ग विंड्स डेवलप ड्यूरिंग अ क्रेन लिफ्ट. तो आप क्रेन के ज़रिए से लिफ्टिंग कर रहे थे, लोडिंग अनलोडिंग कर रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई, तेज़ हवा चलना शुरू हो गई. सुपरवाइज़र रीअसेसेस द सिचुएशन एंड पोस्टपोन्स द लिफ्ट अंटिल कंडीशन इम्प्रूव. तो आपने उसने क्या किया, काम को रोक दिया. उसने कहा जब तक कंडीशन इम्प्रूव नहीं होगी, हवाएं कम नहीं होंगी, विंड स्पीड स्लो नहीं होगी, हम काम नहीं करेंगे. सो ही इमीडिएटली क्या किया, उसने इमीडिएटली वहाँ पे रिस्क असेस कर लिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
What is a method statement? A method statement is a written document that explains how a job will be carried out safely, including the work sequence, equipment, responsibilities, hazards and control measures. तो कोई भी काम जब देखें शुरू किया जाता है तो उस काम का एक होता है मेथड स्टेटमेंट कि ये काम कैसे किया जाएगा, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, सेफली इसको कैसे करेंगे, काम का एक तरतीब होगी कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इक्विपमेंट की भी उसके अंदर तरतीब होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट होंगे, किस टाइम यूज़ होंगे, कौन उनका ज़िम्मेदार होगा, उसमें हैज़र्ड्स क्या होंगे, कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है HSE में, मेथड स्टेटमेंट। What is difference between a method statement and a JSA? What is difference between method statement and a JSA? मेथड स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको बताएगी कि एक काम है, एक जॉब है, तो ये कैसे करना है, इसका वर्क सीक्वेंस क्या होगा, इसमें रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस की होंगी, क्या क्या होंगी। लेकिन JSA के अंदर हमारा मकसद होता है कि हर जॉब को ब्रेक डाउन किया जाए मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर और हैज़र्ड निशानदेही की जाए, आइडेंटिफाई किया जाए हैज़र्ड्स को और कंट्रोल मेजर्स को, उन हैज़र्ड से बचने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये सेफ्टी हैज़र्ड के ऊपर फोकस करती है, रिस्क और कंट्रोल के ऊपर फोकस करती है JSA। मिसाल के तौर पे अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो मेथड स्टेटमेंट हमें बताएगी कि बिल्डिंग के लिए आपको एक्सकवेटर चाहिए, वो खुदाई करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, फाउंडेशन वर्क होगा, उसके ऊपर फिर पाइलिंग होगी, फिलिंग होगी, फाउंडेशन वर्क होगा, बिल्डिंग की दीवारें बनेगी, कॉलम बीम होंगे, छत बनेगी, उसके बाद क्या क्या होगा, प्लस्तर होगा, सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर डिफ़ाइन की जाएगी मिसाल के तौर पे। लेकिन अब JSA क्या होगा उसका कि एक्सकवेशन वर्क उसका JSA बनेगा कि एक्सकवेशन के कौन कौन से क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या ख़तरात हैं उसमें, और फिर फाउंडेशन वर्क के अंदर उसका JSA होगा, फिर बिल्डिंग की दीवारें कॉलम बीम बनेंगे उसमें होगा, प्लस्तर का होगा, पेंटिंग का होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क में होगा उसका बनेगा JSA। व्हाट इज़ अ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन? सेफ्टी ऑब्जर्वेशन आम तौर पे आप सुनते हैं लफ्ज़ ऑब्जर्वेशंस, तो ये होती क्या है? तो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग सेफ बिहेवियर्स, अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस टू इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी। तो अब इसमें देखें ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करो कि ऐसा एक्ट वर्कर का कि जो हादसे का बायस बन सकता है या ऐसी कंडीशन जो हादसे का बायस बन सकती है, बल्कि आप जो पॉजिटिव या सेफ़ बिहेवियर है उसको भी रिपोर्ट करते हो। इसमें होता है गुड ऑब्जर्वेशन, बैड ऑब्जर्वेशन, तो बोथ शुड बी रिकॉर्डेड। So simply an observation is the process of identifying and reporting behaviors, unsafe act, unsafe condition to improve the workplace safety. What is root cause? Root cause क्या होता है? The root cause is the underlying reason why an accident occurred. कि कोई हादसा, एक्सीडेंट क्यों हुआ? इंसिडेंट क्यों हुआ? उसकी बुनियादी वजह क्या थी? Eliminating the root cause helps prevent the incident from happening again. तो अगर रूट काज को आप ख़त्म करेंगे तो दोबारा इस तरह का इंसिडेंट नहीं होगा। तो आपने जो रूट कॉज है उसकी निशानदेही करनी है कि बार बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने रूट काज को आइडेंटिफाई नहीं किया तो हादसा दोबारा भी हो सकता है, पहला हुआ, दूसरा होगा, तीसरा होगा, होता रहेगा। तो जब तक रूट काज आप उसकी निशानदेही नहीं करेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे अ वर्कर फॉल्स फ्रॉम द स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म कोलैप्सिस। स्कैफोल्ड प्लेटफॉर्म था जहाँ पे काम करने के लिए बनाया गया था, तो वहाँ वो कोलैप्स कर जाता है, वर्कर नीचे गिरता है। तो इमीडिएट काज क्या है कि जो प्लैंक्स थे दैट वर ब्रोकन। रूट काज इसकी क्या होगी? स्कैफोल्ड वाज नॉट इंस्पेक्टेड बिफोर यू। ठीक है, तो जो ब्रोकन स्कैफोल्ड प्लैंक्स हैं, टूटे हुए फट्टे हैं, वो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं वो लोग। तो अब चीज़ क्या थी कि वहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं हुई, तो इस्तेमाल से पहले इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी। व्हाट इज़ इमीडिएट कॉज? Immediate cause is the direct action or condition that led to the incident. What is immediate cause? Immediate cause क्या है? Immediate cause is the direct action or condition that led to the incident. कि जो फौरी वजह बनी इंसिडेंट की वो क्या थी? Immediate cause उसको बोलते हैं। तो immediate cause क्या थी? It was the direct action or condition that led to this incident. मिसाल के तौर पे touching an exposed live electrical cable causes electric shock.
कि लाइव इलेक्ट्रिकल केबल को टच किया, नंगी बिजली की तार को टच किया तो जो फ़ौरन हादसे की वजह बनी, तो ये क्या है, ये इमीडिएट कॉज है। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ 5 वाई टेक्निक। एक होता है 5W इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में और एक है 5 वाई। 5 वाई क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक वर्कर स्लिप होकर गिरता है, तो क्यों गिरा, क्योंकि फ्लोर ऑयली था। क्यों गिरा, क्योंकि ऑयल लीक था। क्यों गिरा, क्योंकि होज डैमेज था। क्यों गिरा, कि इंस्पेक्शन नहीं हुई थी, मिसिंग थी। क्यों गिरा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन इज़ एन एक्शन टेकन आफ्टर एन इंसिडेंट टू एलिमिनेट द कॉज एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन। कि करेक्टिव एक्शन, कोई इंसिडेंट हुआ, फिर आपने करेक्टिव एक्शन लेना है कि दोबारा इस तरह का हादसा ना हो, इससे बचा जाए। एग्जाम्पल, रिप्लेसिंग अ डैमेज्ड लेडर आफ्टर अ वर्क फॉल्स। तो एक वर्कर लेडर के ऊपर काम करते हुए गिरता है, तो आपने जो डैमेज लेडर है वो रिप्लेस कर दी, उसको निकाल दिया बाहर से। तो ये करेक्टिव एक्शन आपने लिया कि दोबारा, ताकि इस तरह का हादसा पेश ना आए। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ प्रिवेंटिव एक्शन। Preventive action is an action taken before an incident occurs to prevent potential hazard. कोई हादसा होने से पहले, इंसिडेंट होने से पहले जो हम एक्शन लेते हैं उसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, ताकि हादसा ना हो। एग्जाम्पल, इंस्पेक्टिंग लेडर्स वीकली एंड रिमूविंग डैमेज्ड वंस बिफोर यूज़। कि आपने लेडर को वीकली इंस्पेक्ट किया, जो डैमेज उनको रिमूव कर दिया, ये क्या है, ये दिस इज़ प्रिवेंटिव एक्शन, ताकि कोई हादसा लेडर से ना हो। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ वुड यू कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट बिफोर एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन से पहले आप कैसे रिस्क असेसमेंट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। आंसर, आई वुड रिव्यू द वर्क स्कोप एंड ड्राइंग्स। आप देखें, वर्क स्कोप एक आम तौर पे आप क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ कंपनी में मैंने काम किया, CV पे आपने लिखा हुआ था, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज द स्कोप ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन बड़ा आम है, तो आप फिर वहाँ पे बताते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया, लास्ट प्रोजेक्ट में एक कंपनी में, XYZ कंपनी में। तो मुझसे सवाल करता है इंटरव्यूअर, व्हाट वाज द स्कोप ऑफ वर्क। तो मैं क्या कहूँगा कि दैट वाज अ सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ वर देयर, वर्क एट हाइट और एक्सकवेशन, कन्फाइंड स्पेस वगैरह वगैरह वगैरह, मैं उसको बताऊँगा इस तरह से। तो अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिस्क असेसमेंट हाउ वुड यू कंडक्ट बिफोर एक्सकवेशन। तो आप रिव्यू द वर्क स्कोप एंड ड्राइंग्स, आपके जो ड्राइंग्स होंगी, जो इंजीनियर्स बनाएंगे, उनको आप रिव्यू करेंगे। वर्क स्कोप आप देखेंगे कि कितना इसका एक्सकवेशन कितनी गहरी होनी है, कितनी बड़ी है, लेंथ क्या है, डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है। आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़। अब अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जो ड्राइंग के मुताबिक आपके पास होंगी, उनकी निशानदेही होगी कि यहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, कोई पाइपलाइन है, कोई बिजली की लाइन जा रही है। सॉइल की स्टेबिलिटी को एसेस करेंगे आप, कि सॉइल की जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है वो आपको मुहैया करेंगे कंस्ट्रक्शन वाले। अच्छा, चेक नियर बाय ट्रैफिक एंड इक्विपमेंट मूवमेंट, कि उसके आसपास कोई ट्रैफिक तो नहीं गुजर रही, कोई हैवी इक्विपमेंट तो नहीं मूव कर रहा, मशीनरी तो मूव नहीं कर रही, जिसके वजन से वो एक्सकवेशन जो आप करेंगे वो गिरने का खतरा हो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई हैज़र्ड्स। अब हैज़र्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। कोलैप्स, कि उसकी एक्सकवेशन की दीवारें गिर सकती हैं, मिट्टी नीचे गिर सकती है। फॉल्स, कोई ऊपर से वर्कर गिर सकता है, गाड़ी गिर सकती है, जानवर गिर सकता है। एंड हैज़र्डस एटमॉस्फेयर, और उस स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर भी हैज़र्ड हो सकता है, कोई गैसेस भी हो सकती हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, उसमें वहाँ पे हैज़र्डस गैसेस भी मौजूद हो सकती हैं, तो गैस टेस्टिंग होनी चाहिए वर्कर को अंदर जाने से पहले। इम्प्लीमेंट कंट्रोल लाइक शोरिंग, स्लोपिंग, बैरिकेड, सेफ एक्सेस, इग्रेस एंड इंस्पेक्शंस, तो ये सारी होनी चाहिए। ये हम अगले लेसन में देखेंगे कि आपको बताएंगे कि शोरिंग, बेंचिंग, स्लोपिंग ये क्या होता है। ये एक्सकवेशन की टेक्निक्स हैं सॉइल को स्टेबल रखने के लिए। नेक्स्ट, ब्रीफ वर्कर्स थ्रू अ टूल बॉक्स टॉक। अब वर्कर को आप टूल बॉक्स टॉक के ज़रिए ब्रीफ करेंगे, काम शुरू करने से पहले उनको ब्रीफिंग देंगे। एंड नंबर 8, मॉनिटर द वर्क कंटिन्यूसली एंड अपडेट असेसमेंट इफ़ कंडीशन चेंजेस। Okay, top 10 question from this chapter number 3. You have to remember, or you have to be good in this. What is HERA? What is JSA? Difference between HERA and JSA? Risk assessment and JSA.
what is method statement, what is residual risk, what is ALARP, how do you calculate risk, what is risk matrix, what is root cause, and why, what is the 5 why technique. So quickly we are going to revise this lesson. Hazard identification, क्या होता है hazard identification? Finding workplace hazards, काम वाली जगह पे hazard की निशानदेही करना, मालूम करना, तलाश करना. रिस्क असेसमेंट क्या है? एवेलुएटिंग रिस्क एंड डिसाइडिंग कंट्रोल. दो चीज़ें हैं रिस्क असेसमेंट में कि आपने रिस्क को एवेलुएट किया और कंट्रोल मेजर्स उसके तय किए कि इससे कैसे बचना है. हीरा क्या है? हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट. JHA हो गया, स्टेप बाय स्टेप हैज़र्ड एनालिसिस फॉर स्पेसिफिक जॉब. मेथड स्टेटमेंट, हाउ द वर्क विल बी परफॉर्म सेफली. रिस्क, लाइक्लीहुड इनटू सिवियरिटी. रेजिडुअल रिस्क, रिस्क रिमेनिंग आफ्टर कंट्रोल्स, जो बचा हुआ रिस्क होता है ख़तरा कंट्रोल मेजर लेने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल रिस्क. अलार्म, as low as reasonably practicable. Corrective action taken after an incident, preventive action taken before an incident. Okay, in lesson number 4, what we are going to discuss, that is permit to work system. This is one of the most important interview topic for construction, oil and gas, power plants and industrial projects. We will cover what is permit क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, एक्सकवेशन परमिट, इलेक्ट्रिकल परमिट, लिफ्टिंग परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग रिस्पॉन्स रिक्वायरमेंट्स, परमिट रोल्स, परमिट इशूअर कौन है, रिसीवर कौन है, परफॉर्मिंग अथॉरिटी कौन सी हैं, परमिट के अंदर कौन से लोग इन्वॉल्व हैं. ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं. और परमिट की वैलिडिटी कितनी होती है, कौन सा परमिट 1 दिन के लिए होता है, कौन सा 7 दिन के लिए होता है, परमिट सस्पेंशन और क्लोजर और कॉमन परमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह. सो आप जुड़े रहिए.